नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम लेखा शास्त्र विषय के अध्याय साझेदारी फर्म का समापन विघटन के अंतर्गत साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, ये साझेदारी फर्म का विघटन किन कारणों से होता है और ये साझेदारी फर्म के विघटन की क्या रीतियां हैं, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम साझेदारी फर्म का विघटन से। बच्चों, प्रायः यह देखा जाता है कि हम साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन को एक ही समझ बैठते हैं, किंतु यह अलग अलग होता है। साझेदारी का विघटन अलग होता है और साझेदारी फर्म का विघटन अलग होता है। जब विभिन्न साझेदारों में से कोई एक साझेदार जो है वो साझेदारी व्यवसाय से पृथक होता है, तब उसे साझेदारी का विघटन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम, श्याम, मोहन, सोहन और गोपाल, ये 5 साझेदार हैं। इन 5 साझेदारों में राम एक ऐसा साझेदार है जिसका दूसरे साझेदारों के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है और वह चाहता है कि वह साझेदारी से अलग हो जाए। तो निश्चित ही जब राम इस साझेदारी व्यवसाय से अलग होगा तो यह साझेदारी का विघटन कहलाएगा। जब राम इस साझेदारी व्यवसाय से पृथक होगा तो ये चारों साझेदार अपने व्यवसाय को वैसे ही चालू रखेंगे जैसे वो पहले चालू था। किंतु साझेदारी फर्म का विघटन से आशय है जब ये सभी साझेदारों के बीच में साझेदारी समझौता समाप्त हो जाए। अब जैसे उदाहरण के लिए राम, श्याम, मोहन, सोहन और गोपाल, ये 5 साझेदार हैं। अब ये 5 साझेदारों के बीच में ये समझौता होता है कि अब हमें अपनी साझेदारी व्यवसाय को समाप्त कर देना चाहिए। तब जब इन 5 साझेदारों के समझौते के अनुसार जब फर्म की समाप्ति हो जाएगी तो इसे साझेदारी फर्म का विघटन कहेंगे। तो इस तरीके से साझेदारों में से किसी एक साझेदार का साझेदारी से अलग होना साझेदारी का विघटन कहलाता है और साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के बीच समझौते का समाप्त होना साझेदारी फर्म का विघटन कहलाता है। साझेदारी का समापन जब होता है तब वह साझेदारी व्यवसाय आगे चालू रहती है, किंतु जब साझेदारों के बीच में समझौता समाप्त हो जाता है, जब ये फर्म को समाप्त करना चाहते हैं, तब पूरी तरीके से फर्म का विघटन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है फर्म बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो साझेदारी जो फर्म का विघटन है वह भारतीय अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार जो इसकी परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है कि जब किसी फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी समाप्त हो जाती है तो उसे फर्म का क्या कहते हैं, समापन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्म किन किन कारणों से ये फर्म का विघटन होता है। इन फर्म के विघटन के बहुत सारे कारण हैं, फर्म की समाप्ति के बहुत से कारण हैं। वो कारण है, पहला, जब सभी साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाए, मतलब सभी साझेदार चाहते हैं कि अब हमें फर्म का क्या करना है, समापन कर देना है। दूसरा, जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित कर दिए जाए, मतलब एक साझेदार को छोड़कर बाकी समस्त साझेदार जो है वो दिवालिया घोषित हो गए, तब फर्म का विघटन हो जाएगा। तीसरा, जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाए, अगर फर्म का जो व्यवसाय है वो अवैधानिक है तो निश्चित ही फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। चौथा, जब साझेदारी की निश्चित अवधि पूरी हो जाए, यानी हमने किसी फर्म की शुरुआत की थी कुछ निश्चित अवधि के लिए और वह निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है तो निश्चित ही हम साझेदारी फर्म का क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। पांचवा, किसी साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर, यदि सभी साझेदारों में से किसी साझेदार की मृत्यु या कोई अवकाश ग्रहण होता है तब साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई साझेदार पागल हो जाए या न्यायालय द्वारा साझेदारी व्यवसाय भंग कर दिया जाए, ठीक है, या फिर कोई जो साझेदारी व्यवसाय है वो निश्चित विशेष उद्देश्य के लिए खोला जाए और वह निश्चित उद्देश्य जो है वो पूरा हो जाए, तब भी साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। तो ये है साझेदारी फर्म के विघटन के कारण। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं फर्म के समापन की रीतियां या विधियां। ये फर्म के समापन की रीतियां या विधियां निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है समझौते द्वारा समापन।
जब विभिन्न साझेदारों के बीच में आपस में ये समझौता होता है कि अब हमें साझेदारी फॉर्म का विघटन करना है, तो इस प्रकार के समापन को हम बोलते हैं समझौते द्वारा समापन। दूसरा है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है जब एक को छोड़कर शेष साझेदार दिवालिया हो जाए, या फिर व्यवसाय का संचालन ही अवैध हो, तब फर्म का विघटन होता है, और जब साझेदारों की संख्या जो है वह अधिक हो जाती है, निश्चित संख्या से अधिक हो जाती है, तब साझेदारी फर्म का विघटन होता है। अब इसके बाद तीसरा है आकस्मिक या संयोग द्वारा समापन। ये निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है जब फर्म का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया गया हो और वह निश्चित अवधि पूरी हो गई हो, तब फर्म का विघटन होता है। जब फर्म जो है किसी विशेष कार्य के लिए शुरू की गई हो और फर्म का जो विशेष कार्य है वो समाप्त हो गया हो, तो विशेष कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात भी फर्म का विघटन हो जाता है। किसी साझेदार की अगर मृत्यु हो जाए फर्म में, तो साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, और किसी साझेदार के दिवालिया होने पर भी साझेदारी फर्म का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब इसके बाद हम चौथा देखेंगे ऐच्छिक या सूचना देकर समापन। जब कोई एक साझेदार जो है दूसरे सभी साझेदारों को सूचना देकर साझेदारी समझौते को समाप्त करने की सूचना देता है, तो इस प्रकार जो साझेदारी का समापन होता है उसे कहते हैं हम ऐच्छिक या सूचना देकर समापन। इस प्रकार से सभी साझेदारों को सूचना देकर किसी भी साझेदारी फर्म का विघटन कर दिया जाता है। इसके बाद है पांचवा न्यायालय द्वारा समापन। अब किस प्रकार न्यायालय द्वारा फर्म को विघटन का आदेश दिया जाता है? ये निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है जब कोई एक साझेदार पागल हो जाए, तब कोई उसका हितैषी अगर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करे, तब न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन कर दिया जाता है। जब साझेदार का स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है, कोई ऐसा साझेदार है जो स्थायी रूप से अयोग्य है, जो वह साझेदारी फर्म के अनुरूप काम नहीं कर पाया है, तो इस परिस्थिति में भी न्यायालय जो है साझेदारी फर्म को भंग करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है अनुबंध के विपरीत कार्य करना। यदि कोई साझेदार जो है अनुबंध के विपरीत कार्य कर रहा है या अवैध कोई कार्य कर रहा है, तो इस परिस्थिति में भी न्यायालय आदेश देकर फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। और व्यापार में अगर स्थायी हानि, मतलब लगातार अगर हानि हो रही है अगर व्यापार में, तब भी न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जा सकता है कि अब इस फर्म का विघटन कर दिया जाए। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में फर्म का समापन होता है समझौते द्वारा, अनिवार्य समापन, आकस्मिक या संयोग द्वारा समापन, ऐच्छिक या सूचना देकर समापन, या फिर न्यायालय द्वारा समापन। ये है फर्म के विघटन की रीतियां या विधियां। तो बच्चों, इस प्रकार हम साझेदारी के विघटन तथा फर्म के विघटन में अंतर देख सकते हैं। संबंध, साझेदारी का समापन, इसमें सभी साझेदारों के संबंध नहीं टूटते हैं, मतलब साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ रहता है आगे भी। और फर्म का समापन, इसमें सभी साझेदारों के आपस में संबंध टूट जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि फर्म पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। दूसरा है व्यापार की समाप्ति। साझेदारी समापन की दशा में इसमें व्यवसाय का समाप्त होना आवश्यक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवसाय है वो आगे निरंतर जारी रहता है। और फर्म के समापन के अंतर्गत इसमें व्यवसाय अनिवार्यता रूप से समाप्त हो जाती है। तीसरा है विघटन के कारण। साझेदारी समापन के अंतर्गत साझेदारी का विघटन साझेदार के प्रवेश, मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने पर होता है। और फर्म का समापन विघटन के कारण है। विघटन ठहराव अनिवार्य या आकस्मिक घटनाओं या न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन होता है। चौथा देखेंगे न्यायालय हस्तक्षेप। साझेदारी का समापन के अंतर्गत न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता है और फर्म के समापन के अंतर्गत कुछ दशाओं में विघटन का आदेश न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है। पांचवा देखेंगे हम लेखा पुस्तकें बंद करना। साझेदारी के समापन के अंतर्गत लेखा पुस्तकें बंद करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि व्यापार क्या रहता है, आगे चालू रहता है। और फर्म के समापन के अंतर्गत सभी लेखा पुस्तकें बंद
कर दी जाती है, क्योंकि फर्म जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ये है साझेदारी के विघटन तथा फर्म के विघटन में अंतर। बच्चों, आज हमने फर्म के विघटन से आशय, फर्म के विघटन के कारण व फर्म के विघटन की रीतियां व विधियों को पढ़ा। फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात फर्म की जितनी भी हानियां बचती है, इन हानियों की पूर्ति जो है सबसे पहले लाभ में से किया जाता है, फिर पूंजी में से किया जाता है, और इसके पश्चात भी अगर फर्म की हानि बची रही तो जितने भी साझेदार हैं उनके लाभालाभ अनुपात में से नकद देकर इन हानि की पूर्ति की जाती है। अब जब फर्म का विघटन हो जाता है तो फर्म के विघटन के पश्चात जितनी भी संपत्ति है उसको बेचकर जो प्राप्त राशि है, उस प्राप्त राशि का प्रयोग जो है फर्म के बाह्य दायित्वों का भुगतान करने में किया जाता है। अगर साझेदार ने फर्म को कोई ऋण दिया है तो उसका भुगतान किया जाता है। जितना भी पूंजी आधिक्य है साझेदारों का उसको पूरा किया जाता है। इसके पश्चात भी अगर फर्म की संपत्तियों को बेचकर राशि बची रहती है तो सभी साझेदारों में ये लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। अब फर्म का विघटन के पश्चात कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? पहला वसूली खाता खोला जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता खोला जाता है, साझेदारों का चालू खाता खोला जाता है, साझेदारों का ऋण खाता खोला जाता है और बैंक या रोकड़ खाता खोला जाता है। तो ये है फर्म का विघटन। अब आपके साझेदारी वाले भाग में से आपको 4 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज जो हमने फर्म के विघटन से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, किसके आदेश द्वारा फर्म का विघटन हो सकता है? दूसरा, जब फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है तो इसका क्या माना जाता है? तीसरा, जिस दशा में सभी साझेदारों के आपसी संबंध नहीं टूटते हैं उसे कौन सा समापन कहते हैं? चौथा, भारत में साझेदारी फर्म के विघटन पर लागू होने वाला अधिनियम बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, फर्म के समापन की विभिन्न विधियों को समझाइए, और दूसरा प्रश्न है, साझेदारी फर्म का विघटन किन किन कारणों से हो सकता है, बताइए। तो आशा है आज आपको साझेदारी फर्म का जो विघटन है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।